नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में 3 तलाक, हिजाब और लाउड स्पीकर के बाद समान नागरिक संहिता के विषय पर विरोध शुरू हो चुका है। देश को एकजुट रखने और धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने के लिए बीजेपी के कवायद है। चुनावी वायदा पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का विचार कर रही है। अभी इसे देश में लागू करने का कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इसके पहले ही मुस्लिम संगठन इसके विरोध में उतर गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश को लेकर बयान देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब देश के गृह मंत्री अमित शाह यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हैं, तो उसके बाद कई मुस्लिम संगठन इसके खिलाफत में, इसके विरोध में शुरू हो जाते हैं अपनी आवाज को बुलंद करना। क्या धर्म विशेष के ऊपर इसे टारगेट के रूप में लिया जाए, या फिर सरकार का मकसद वास्तव में देश में सिर्फ एक कानून लागू करके सभी को बराबर का अधिकार देना है? इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा दंगल में हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो। जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है। हिजाब से लेकर लाउड स्पीकर तक और हनुमान चालीसा से लेकर सड़क पर नमाज तक के जो मुद्दे इन दिनों देश में सुर्खियों में रहे हैं, उनमें एक नया मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भी जुड़ गया है। समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की उम्मीद भर से देश भर के मुस्लिम संगठनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। ये देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है बिल्कुल जायज और वाजिब बात है। जहां मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती हो, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हो, मुख्तलिफ तहजीबें हों, वहां पर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर। इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? ये मुसलमानों का शोषण खुद ही कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बाकायदा प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी और मुसलमानों के लिए नामंजूर करार दे दिया है। मुस्लिम संगठनों की मांग है कि इसे लागू करने से पहले देश भर में सबके बीच चर्चा और आम सहमति बनाई जानी चाहिए। देश में अलग अलग बहुत से मतावलंबी हैं, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत की एकता जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी, विविधताओं में एकता रहेगी। लेकिन ये सरकार भाजपा इसको मुद्दा बनाती है, चूंकि जो असल मुद्दे हैं देश के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनसे भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं। ये इनके एजेंडे में है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कंसिस्टेंट मामला है कि भारत में जो संवैधानिक हमें अधिकार है उनके अंतर्गत हम कोई ऐसे काम जो सरकार करेगी संवैधानिक, उसका विरोध करेंगे। मुझे तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं लगती। अगर इसी तरह देश चलता रहे, क्या परेशानी? कोई परेशानी है आपकी नजर में? है कोई परेशानी इसमें? मुझे तो नहीं लगती। जो बात वही है कि आजकल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना सरकार जो है नए नए मुद्दे ला रही है। एक देश एक कानून बीजेपी का दशकों पुराना घोषणा पत्र वाला मुद्दा रहा है। बीजेपी इसे देश में लागू करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में एक कमेटी बनाई गई है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर विचार कर रही है। हालांकि समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी शासित 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजनीतिक रुझान जोरों पर है। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में। हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा। कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। उसको एग्जामिन करेंगे, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार जल्द देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल कर सकती है, और इसी डर में मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया है। जबकि यूपी सरकार का कहना है कि यूसीसी ही देश में समानता की गारंटी है। देखिए, अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण हमारे विभाग का भी नाम है,
जिनकी संख्या अल्प है उनका कल्याण करना। तो इसलिए हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, धर्म सापेक्ष नहीं है। किसी को कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आईपीसी सीआरपीसी सबके लिए समान बनी है, किसी जाति विशेष को नहीं बनी है। और कॉमन सिविल कोड बेहतर कानून है, ये सबके लिए समान है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पूरे देश में कब लागू होने वाली है, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री पिछले हफ्ते ही कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में चुनावी वायदा है और इसे जल्द पूरा करके बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में लागू किया जाएगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। हालांकि समान नागरिक संहिता मामले में राज्यों के हाथ कई ऐसे मुद्दों पर बटे हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में केंद्र सरकार इसको लेकर आगे बढ़ेगी? क्योंकि एक एक करके बीजेपी शासित तमाम राज्यों की ओर से अपनी आवाज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बुलंद की गई है। इसी बारे में चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुट चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुरदीप सप्पल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जमई, प्रेसिडेंट हैं आप इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कहा यह जा रहा है कि दरअसल लोगों के धार्मिक अधिकार सरकार छीन लेना चाहती है, इस वजह से समान नागरिक संहिता का राग भारतीय जनता पार्टी की ओर से छेड़ा जा रहा है। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो जो संविधान ये बात करते हैं कि अनुच्छेद 25 इन्हें धर्म की स्वतंत्रता देता है, उसी संविधान में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो या तो आप संविधान को मानते हैं चित्रा जी या नहीं मानते हैं। ये तो नहीं हो सकता है एक अनुच्छेद अच्छा है दूसरा खराब है। दूसरी बात, मैं सुनता था अभी जब हिजाब का मामला आया कि कॉलेज स्कूल में नहीं पहनना चाहिए, तो इन लोगों ने कहा बी आर अम्बेडकर साहब ने हमें ये अधिकार दिया था। अब बी आर अम्बेडकर साहब जी ने ही अनुच्छेद 44 में बहस में कहा था कि ये देश के हित में है। बिल्कुल। तो इनको स्कूल कॉलेज में जो यूनिफॉर्म है उससे भी नफरत है और देश में संविधान के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी नफरत है। क्या इन्हें यूनिफॉर्मिटी से नफरत है? चित्रा जी, यूनिफॉर्मिटी आप अभी इनसे कहिए, सारे के सारे एक ही धर्म का पालन करेंगे, और आप जानती है मैं किस धर्म की बात कर रही हूं, इस्लामिक मुल्क, कहेंगे ना यूनिफॉर्मिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम यही बात कहेंगे कि संविधान एक चट्टान की तरह है और उससे अगर ढकियानुसी सोच टकराएगी और समानता का अधिकार दूर करेगी नागरिकों का, तो ये गलत है, और चट्टान से टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी। अब जवाब तो ये लोग कोई उत्तर नहीं देंगे। यूनिफॉर्मिटी तब अच्छी है कि सबको इस्लामिक बना दो, लेकिन यूनिफॉर्मिटी सबको सम्मान दे दे तो खराब है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या संविधान विरोधी है? शोएब जमई। चित्रा जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान अधिकार और नागरिकों के समान सम्मान की बात करता है, लेकिन ये देश प्लूरिज्म और डाइवर्सिटी से बना है। क्या आर्टिकल 38(2) में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो इनकम की इक्वालिटी की बात नहीं करता? क्या 39A-B-C जो है ये नहीं कहता है कि एक ही लोगों पर इतना दौलत क्यों जमा हो गया? 2% लोगों के 98% जमा है और बाकी यहाँ से 2% दौलत में ही यहाँ से बाकी 98% मुल्क में है। क्या आर्टिकल 44 यूसीसी की आप बात करते हैं? क्या दया बागा और मिताश्री एक्ट के बारे में बात करेंगे? ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। शोएब जमई जी, अभी आपको जब बुलाया जा रहा था तो आपको एक टॉपिक बताया गया होगा कि इस टॉपिक पर आपको बातचीत करना है। क्या हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आपको ब्रीफ किया था इस बारे में? मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। यूसीसी के तहत क्या हिंदू, मैंने आपसे पूछा क्या वो संविधान विरोधी है? शोएब जमई जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यही संविधान इस बात की गारंटी देता है कि जो मुसलमानों का सिर्फ मामला नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप क्यों इसको हाइप बनाते हैं कि मुसलमान, भाई नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम में क्या पॉली एंट्री की इजाजत नहीं है? क्या आप उसको शामिल कर पाएंगे? पॉली एंट्री की इजाजत
पोर्तुगीज फैमिली सक्सेशन एक्ट जो गोवा में है, क्या आप उसको यहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड में ला पाएंगे? क्या उसकी यूनिफॉर्मिटी होगी पूरे देश में? हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी एक्ट है, क्या उसकी यहाँ से यूनिफॉर्मिटी होगी? तो मैं समझता हूँ कि ये देश गोवा में पहले से क्या लागू है? गोवा में पहले से क्या लागू है, जरा बताइए आप। नहीं, एक सेकंड। गोवा में पहले से क्या लागू है शोएब जमाई? इनको पता ही नहीं है। शोएब जमाई, गोवा में क्या लागू है? इनको नहीं पता। गोवा में पोर्तुगीज फैमिली सक्सेशन एक्ट है, जहां पे वहां पे प्रॉपर्टी के जो डिवाइडेशन है और प्रॉपर्टी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका अपना अलग एक्ट है, उसको आप यूनिफॉर्मिटी में नहीं ला सकते। नागालैंड मिजोरम में पॉलीएंड्री है, 1961 से ही पुर्तगाल सिविल कोड 1867 वहां पर लागू है, गोवा का जिसका जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा तो मतलब दर्शकों को ऐसे भ्रम में डालने की कोशिश नहीं कीजिए। शोएब जमील, मेरा सीधा सा सवाल है, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड सर, आप मेरी बात सुनिए ना। दरअसल दिक्कत आप लोगों की ये हो गई है ना, जो सच है वही देश के सामने। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, क्या वो हिंदू पर लागू नहीं होगा? क्या वो क्रिश्चियन पर लागू नहीं होगा? क्या वो तमाम जो आदिवासी हैं जिनके लिए अलग से कुछ चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात को लेकर इतनी ज्यादा दिक्कत और परेशानी क्यों है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ। मैडम, मैं तो ये खबर पढ़ी थी हमने, और मैंने उलमा से मालूम किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद कहा था कि इस मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए, क्योंकि देश में जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो सारे उनके अपने अपने जो पर्सनल लॉज हैं वो भी हम पर होंगे, नॉर्थ ईस्ट के हम पर होंगे, साउथ इंडिया के हम पर होंगे। उन सबको बुला करके एक डिस्कशन कीजिए ना, सिर्फ मुसलमान ही क्यों इसमें टारगेट? तो गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना, बुला के पहले बातचीत तो कीजिए। अगर भ्रम की स्थिति किसी मुद्दे पर है तो बुलाकर बातचीत करके समाधान की दिशा में आगे बढ़िए। लेकिन आप लोग भी तो थोपना चाहते हैं ना, ये दिखाना चाहते हैं एक वर्ग पर कि देखिए हम जो चाह लेंगे वही होगा। क्या इस तरह की मंशा है सरकार की, गौरव जी? चित्रा जी, देखिए, आपने एक सवाल किया, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान विरोधी है? संविधान का जब वो हिस्सा है, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको इनैक्ट किया है, तो वो विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे ये पता है, शोएब जमाई जो है भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जरूर है। जहांगीरपुरी में देखिए इनका ट्वीट है, और मैं क्यों लाता हूं ये ट्वीट, इसकी वजह है, जनता को पता चलना चाहिए हम किन लोगों से चर्चा करते हैं, कितना जहर उगलते हैं ये। इन्होंने लिखा, आपने घबराना नहीं है, सत्ता बदलेगी तो हम इनका भी उखाड़ देंगे, खुद उखड़े हुए हैं, उखाड़ देंगे। जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां पर भी भगवा दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर तो उन पर भी चलेगा। पता नहीं इनकी सरकार कहां है, हो सकता है तालिबान से बड़ा प्यार करते हैं, उस सरकार को अपना बताते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपने कहा बातचीत क्यों नहीं? चित्रा जी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपने सभी मुख्यमंत्रियों को भी सुना होगा, क्या कहा गया? उन्होंने कहा पहले इस पे विचार विमर्श होगा, किसी पे थोपा नहीं गया। और बल्कि अभी एक मौलाना साहब कह रहे थे कि अभी तो यूसीसी का खाका भी नहीं बना। चित्रा जी, जब खाका नहीं बना, जब हिंदू बाहर आके विरोध नहीं कर रहा, क्रिश्चियन नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, जैन नहीं कर रहा, बौद्ध नहीं कर रहा, नागालैंड वाले लोग नहीं कर रहे, तो ये केवल और केवल सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर क्यों बाहर आके विरोध करने लगते हैं? जल्दी से इस बारे में जवाब दीजिए, उसके बाद में फौरन आऊंगी गुरदीप सप्पल साहब आपके पास। मैं तुरंत आ रही हूं आपके पास। संवैधानिक दृष्टि से जो उचित है वो किया जाएगा। ठीक है शोएब जमाई जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना उनका। विरोध तो बहुत सारे लोगों को करना चाहिए था, लेकिन विरोध के सुर सिर्फ एक ही तबके से क्यों उठते हैं बार बार? चित्रा जी, मैं आपके चैनल देश भर में सबसे नंबर 1 चैनल, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां आपकी रसाई नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक इन्वेस्टिगेशन करें, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, सिख कम्युनिटी में जाएं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाएं, गोवा जाएं, और फिर मुसलमानों पर ये सबका एक मत लेकर के आए और इस पर एक प्रोग्राम बनाए। और मैं चाहता हूं ऐसा पैनल डेवलप किया जाए जिसमें हम भी हो और तमाम धर्म के लोग मौजूद हो और अलग अलग एथनिक बैकग्राउंड के पे भी तो कुछ तब कह उस पर दीजिए, चर्चा होगी, तब उनको पता चलेगा कि जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो कितना झूठा है और जो हम जिसके लिए आवाज उठा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से भी टिप्पणी की गई है कई मामलों पर,
मैं पूरा विस्तार से उसके बारे में आगे आपको जानकारी दूंगी कि सर्वोच्च हाईकोर्ट ने न्यायालय ने, अनुच्छेद दिल्ली 44 का हवाला हाईकोर्ट देते ने, हुए क्या कहा इलाहाबाद था। हाईकोर्ट ये ने सिर्फ सब बीजेपी टिप्पणी की बात करी। नहीं है, ये देश की सर्वोच्च अदालतों की ओर से भी कहा गया है समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए। लेकिन उसके पहले गुरदीप सप्पल जी, चूंकि लोगों के मन में उनके जेहन में इस बात का डर भी है, क्योंकि हमारे ही संविधान का अनुच्छेद 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की इजाजत देता है। ऐसे में बार बार अनुच्छेद 44 की वकालत करके अगर समान नागरिक संहिता को लेकर आगे बढ़ती है सरकार, आपको लग रहा है कि ये ठीक है? मौजूदा वक्त की ये जरूरत है और देश भर में एक ही कानून लागू होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों? चित्रा जी, पहले तो इस देश के अंदर जो सिविल कोड है और क्रिमिनल कोड है वो सबके लिए एक जैसा है, पर्सनल लॉज अलग हैं। और आर्टिकल 44 आपने ठीक बोला, ये कहता है कि स्टेट अटेम्प्ट करेगा, कोशिश करेगा कॉमन सिविल कोड के लिए जी। ये संविधान में लिखा हुआ है। अब सवाल इसके आगे है, इसको केवल मुस्लिम समुदाय के बरक्स नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा अभी कहा कि अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग समुदायों में अलग अलग प्रैक्टिस है, चाहे वो नागा प्रैक्टिस हो, चाहे वो केरल में नायर प्रैक्टिस हो, चाहे वो सिख मैरिज की बात हो, वो अलग अलग प्रैक्टिस हो। अगर आएगा तो सबके लिए समान आएगा। अब सवाल यह कि इतना पेचीदा क्यों है, और पेचीदा है इसलिए खुद बीजेपी के अंदर भी इसमें कंफ्यूजन इस इशू पे बहुत ज्यादा रहा। और कैसे रहा, गौरव भाई मेरी बात सुने। जैसे 2012 में आनंद कारज एक्ट पास हुआ जो सिखों की शादी को लेके था। अब वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपरीत दिशा में पास हुआ, लेकिन बीजेपी ने संसद के अंदर, अविनाश राय खन्ना जब उनके स्पीकर थे, इसको कहा कि आज हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं और एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। यानी जो बीजेपी यूसीसी की बात अपने मैनिफेस्टो में करती है, संसद में वो आनंद कारज एक्ट, आनंद मैरिज एक्ट के पक्ष में सपोर्ट में खड़ी होती है। इसी तरह से क्योंकि ये पेचीदा मुद्दा है, तो मोदी सरकार और बीजेपी पार्टी भी अलग अलग धरातल पर खड़ी है। जैसे बीजेपी की पार्टी आज अपने मुख्यमंत्री को कह रही है कि आप तैयारी कीजिए यूसीसी अपने स्टेट में लाने के लिए, लेकिन इसी साल फरवरी में लॉ मिनिस्ट्री में किरण रिजिजू के हस्ताक्षर के साथ एक 12 पेज का एफिडेविट कोर्ट के अंदर दिया और ये बोला कि स्टेट्स को अधिकार नहीं है कॉमन सिविल कोड के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ये केवल पार्लियामेंट का अधिकार है, स्टेट बना नहीं सकते। अब तय बात है कि केंद्र की सरकार ने कोर्ट में झूठ तो बोला नहीं है। इसी तरह से आप दूसरी बात देखिए कि जब उसी एफिडेविट में और संसद में भी बोला गया है कि जो कॉमन सिविल कोड है उसके लिए हमको डिटेल में, बहुत पेचीदा मुद्दा है ये मोदी सरकार का कहना है संसद के अंदर कि ये पेचीदा मुद्दा है, इस पे बातचीत करनी पड़ेगी, इस पे सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, इसलिए हम लॉ कमीशन को देंगे। ठीक है। लॉ कमीशन 21वीं ने रिपोर्ट भी दी, 2016 में लॉ कमीशन को दिया गया, 2018 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी। 1 मिनट, 2018 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी और उसने ये रिकमेंडेशन दी कि ये डिस्क्रिमिनेशन पर्सनल लॉ का ना हटाया जाए। इसके बाद सरकार ने कहा हम दोबारा देंगे। कंसल्टेशन पेपर आज इंटरनेट पे है, आप इंटरनेट गूगल कीजिए, कोई भी कंसल्टेशन पेपर पे अपनी राय दे सकता है। लेकिन पिछले 2 साल से जो 22वां लॉ कमीशन बनाया जिसको इस पे स्टडी करनी थी, उसका चेयरमैन ही नियुक्त नहीं किया है। फरवरी 2020 से आज हम मई 2022 में आ गए हैं। 3 साल का टेन्योर था जिसको स्टडी करना था, लेकिन अभी तक उसका चेयरमैन। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी पार्टी और सरकार लॉ कमीशन जो कहते हैं उसके थ्रू एक ड्राफ्ट पेश करें देश के आगे और देश उसमें अपनी राय रखेगा। ये असंवैधानिक नहीं है, हो जाता है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की स्थिति बननी भी चाहिए। गौरव भाटिया जी, और मेरा सीधा सा सवाल है, चले एक तरफ उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे हिस्सों से समान नागरिक संहिता को लेकर आपके बड़े बड़े बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हालांकि गृह मंत्री भी इस पर बोल चुके हैं। लेकिन मेरा यह सवाल है कि समान नागरिक संहिता के मामले में राज्यों के हाथ तो बने हुए हैं, वो तो अपने हाथों से इस मामले में कानून नहीं बना सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ माहौल बनाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है? अगर राज्यों के मुख्यमंत्री तक इसकी वकालत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो कैसे बनाएंगे वो? आप तो कानून के जानकार हैं, आप बेहतर बताएंगे गौरव भाटिया जी। बिल्कुल, मैं उत्तर देता हूं कुछ बिंदुओं पे। सबसे पहले तो चित्रा जी आपने कहा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू 3 है, जिसमें कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य आता है। लेकिन अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 25 द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आज जो हमारी बच्चियां हैं, खासकर मैं एक अभी क्योंकि आपने मुस्लिम धर्म के संदर्भ में कहा तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं। बहुविवाह, क्यों एक जो है बीवी होगी उसको 3 और के साथ रहना पड़ेगा?
मैं यहाँ शोएब जमाई से पूछता हूं, क्या आप ऐसी बीवी के साथ रहेंगे अगर वो कहे मैं 3 और मर्द के साथ शादी करके एक छत में चाहती हूं आप रहे? उसके बाद हलाला, ये क्या है? ये है कि जब जब इनहेरिटेंस की बात होगी, जब जब एडॉप्शन की बात होगी, तो आप भेदभाव कर रहे हैं जो हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। तभी मैंने कहा संविधान की चट्टान से जब धकियानूसी धर्म की सोच टकराएगी तो चट्टान ही रहेगी, धकियानूसी सोच जो है चूर चूर हो जाएगी। दूसरी बात, सप्पल जी अभी ज्ञान दे रहे थे, आप याद करिए चित्रा जी, एक महिला जिसको तलाक दिया गया था उसकी उम्र थी 62 वर्ष, 179 रुपए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसको मेंटेनेंस मिलेगा। शाह बानो का जजमेंट है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो नहीं देख पाए थे, उस जजमेंट को निरस्त किया एक लॉ लाके। वो क्यों किया आपको मालूम है? वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स को हटना होगा और एक सही सोच को देश को मिलना होगा। और मोदी जी है तो मुमकिन है अनुच्छेद 370 हटाया गया, राम मंदिर बन रहा है, एक दिन वो भी आएगा। ये जो 3 शादियों की वकालत करने वाले लोग हैं, इनके चेहरे पर तो तमाचा पड़ेगा ना अगर ऐसा हो गया तो ये तो अच्छा फैसला है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। महिलाओं को के हाथों में भी ताकत मिलेगी, इसी वजह से ज्यादा दर्द होता है आप लोगों को। जी नहीं चित्रा जी, देखिए हमें दर्द नहीं होता क्योंकि आप कह रहे हैं यूसीसी का सारा बड़ा मेन मकसद पॉलीगेमी यानी कि बहु विवाह के यहाँ पे कंट्रोल करना है। हाँ। आपको पता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने लोग बहु विवाह करते हैं? बीजेपी की सांसद हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी, उनके पति जी बहु विवाह किए। एक सेकंड सर, देखिए यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए शोएब जमाई, किसी के भी पर्सनल अटैक करना, एक सेकंड जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दे सकती। शोएब जमाई एक सेकंड प्लीज मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। शोएब जमाई जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी की शादी पर बैठकर आप यहाँ पर मत कीजिए। यहाँ पर एक मुद्दे पर बातचीत हो रही है और मुद्दे नहीं सुनिए शोएब जमाई, बहु विवाह की बात हो रही तो उनके ऊपर भी लागू हो जाएगा ना। जिन लोगों ने एक सेकंड, जो लोग इस तरह का प्लान बना रहे हैं तो अच्छा है ना, उनके ऊपर भी लागू होगा। ये तो देश की बेहतरी के लिए होगा, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। आपको एक ही मुद्दा मिला है, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम ले लें और बताएं कि इन्होंने ही बहु विवाह किया है और उन लोग उनकी ओर से कैसे किया गया। सवाल पूछ लीजिए, अगर इनके घर में इनसे कहा जाए कि 3 और मर्दों के साथ एक छत के नीचे रहेंगे, सवाल तो महत्वपूर्ण है, ये तीखा आपको लग सकता है शोएब जमाई, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। इक्वालिटी ऑफ जेंडर, अगर महिलाओं को ज्यादा ताकत दिया जा रहा है इसके जरिए तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। इसी नॉर्थ ईस्ट क्यों करते हैं एक पुरुष 3 विवाह? महिलाओं को इस तरह का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? महिलाओं के साथ क्या बर्ताव होता है ये बताने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट में है मैडम, नॉर्थ ईस्ट में है। वैसे तो हर मुद्दे पर आप लोग कहते हैं कि समान ताकत चाहिए, संविधान का हवाला दिया जाता है, लेकिन जैसे ही बात आएगी समान नागरिक संहिता की, पर्सनल लॉ आप लोगों का तुरंत आ जाएगा बीच में। आधा अधूरा बताते ना, हम पूरा बताते हैं। नागालैंड मिजोरम में पॉलीएंड्री की इजाजत है। अरे नागालैंड मिजोरम भी आ जाएगा ना, नागालैंड मिजोरम थोड़े ना देश के बाहर है। अगर समान नागरिक संहिता की वकालत पूरे देश के लिए हो रही है तो क्या वो बाहर है यहाँ से? जो नॉर्थ ईस्ट के नेता है कुछ नहीं पता कर लीजिए कि वो पॉलीएंड्री को चाहते हैं। ओके, समझ में आ गया आपकी सोच क्या है। वो 3 विवाह पर अभी तक मुंह नहीं खुला आपका और मुस्कुराते रहिए आप इस बात पर। देखिए चित्रा जी, पहला सवाल ये है क्या ये अन्य धर्मों के या किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है क्या? मुझे लगता है कि सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके धार्मिक मान्यताओं में घुसपैठ नहीं करता है। वह मेंटेनेंस, एडॉप्शन, मैरिज, डिवोर्स यही और इनहेरिटेंस, इन्हीं चीजों को जो सिविल मैटर्स है इन्हीं मामले पर वो बात करता है। आप शादी कैसे करते हैं, निकाह कैसे पढ़ाते हैं, ये उसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज जानिए कि जो एक और करेक्ट कर दूं, बस एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं, आप मुझे बताइएगा। हिंदू पुरुष एक विवाह कर सकता है बिना तलाक लिए, वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। मुस्लिमों में ये लागू नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या सब समान तरीके से लागू हो जाएगा या नहीं लागू होगा? बिल्कुल लागू हो जाएगा ना, वही बात है, वही बिल्कुल लागू होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक और चीज देखिएगा, 2 यहां पर संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं, उसी आधार पर यह कह रहा हूं
कि जो सेकुलर डोमेन है, हाँ, रिलीजियस फ्रीडम जो है आपको मिला हुआ, लेकिन स्टेट चाहे तो सेकुलर डोमेन को रेगुलेट कर सकता है, ये अधिकार है स्टेट को। जैसे मान लीजिए टैक्सेशन का मामला हो, तो टैक्स एक सेकुलर मामला है, उस पर जो है पिलग्रिम टैक्स यदि आपको लगाना हो, और यदि सरकार यदि हिंदू पिलग्रिम टैक्स लगा रहा है तो मुस्लिम पिलग्रिम टैक्स भी लगा सकता है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, अकेला हिंदुओं पर लगाए या अकेला मुसलमानों पर लगाए तब वो गलत होगा। तो इसलिए मैं यहां करेक्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस इत्यादि पर यह लगाता है तो यह सेकुलर डोमेन है। इन सेकुलर डोमेन में स्टेट को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। तीसरी बात, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 7 ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं, 7 ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के? बिल्कुल। आप दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आप देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, जजमेंट नहीं सॉरी, ऑब्जर्वेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, बॉम्बे हाई कोर्ट का, एक के बाद आप गिन लीजिए। ये सारे क्या सारे जज इतनी बातें नहीं जानते हैं कि यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करेगी? वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आप जब पढ़ेंगे तो अंबेडकर ने कहा था कि इतनी ये जो पर्सनल लॉज है, धर्म को इतनी ज्यादा उच्छृंखलता मत दीजिए। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में देश को चिताया था, फाउंडर्स फादर्स को चिताया था, और यदि उस समय ये गलती नहीं की हुई होती तो ये स्थितियां नहीं आती। और लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए समान नागरिक संहिता को अगर विस्तार से पढ़ा जाएगा तब तो समझ में आएगा कि वास्तव में ये देश की जरूरत है, जिसकी वकालत बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से भी की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सरकार की ये मंशा होती है, बयानबाजी सामने आती है, एक तरफा आगे बढ़ा जाता है, तब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जैसे संगठन को चिट्ठी लिखनी पड़ जाती है कि भैया हमसे बातचीत तो कीजिए, हमारे कुछ कंसर्न है उसको तो सुनिए। तो सरकार उस बात को भरोसे में क्यों नहीं लेती? हाँ। सवाल ये बड़ा है। देखिए होता क्या है, हुआ क्या है चित्रा जी, कि जैसे ही समान नागरिक संहिता की बात उठी है अतीत में, हाँ। 75 साल से यदि आप विरोध कहेंगे तो एक ही समाज के लोगों ने इसका विरोध किया है, और कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने उसके साथ वो खड़े हो गए हैं। हाँ। और इसलिए खड़े हो गए, उनको लगता है कि यदि हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारा वोट बैंक छिन जाएगा। वोट बैंक ऐसे भी कांग्रेस का छिन गया है, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि ऐसे कट्टरवादी सोच के साथ हम खड़े रहेंगे तो शायद जो हमारा लुटा हुआ है वापस हुआ था। आप सोचिए ना, साहबानों के समय आरिफ मोहम्मद खान, कितने आप अपने मंत्री से संसद के अंदर राजीव गांधी धारा प्रवाह एक ये स्पीच देते हैं, बिल्कुल। और आप अपने ही मंत्री के बीच में आप छुड़ा घोप देते हैं और कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। वही राजीव गांधी एजवाल में जाकर के, नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कहते हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम बाइबिल के अनुसार यहां का शासन चलाएंगे। ये उनकी टिप्पणी है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की टिप्पणी है। तब आप सेकुलरिज्म कहां जाता है? सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि चूंकि 75 सालों में मुसलमानों के अंदर उदारवादी जो नेतृत्व आना चाहिए उसको कांग्रेस ने बढ़ाया ही नहीं। गुरदीप सप्पल जी, ये बात तो सही है ना, संगीत रागी जिसका जिक्र कर रहे हैं, राजीव गांधी उदारवादी छवि को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, लेकिन क्या कुछ हुआ शाहबानो मामले में ये पूरा देश जानता है, उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो वक्त की जरूरत है ना, एक समय के साथ हिंदुस्तान को भी बदलना होगा। जब समान बराबर के अधिकार का हम हर जगह जिक्र होता है, हम बातचीत करते हैं, तो बराबर का अधिकार मिलना भी तो चाहिए। वहां पर आकर हम संकीर्ण क्यों हो जाते हैं? गुरदीप जी, चित्रा जी, संगीत रागी जी का धन्यवाद कि वो बातचीत को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट तक ले गए, क्योंकि ये मुद्दा की जड़ वहीं पे है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। दिसंबर 1948 के अंदर इस पर पूरी डिबेट हुई थी। 3 दिसंबर को बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने बोला था। रागी साहब को मैं बता दूं, उस वक्त 2 पक्ष थे जो इसके विरोध में थे। एक मुस्लिम पक्ष था और एक हिंदू महासभा आरएसएस का पक्ष था, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में थे। हिंदू महासभा के प्रोफेसर वीजी देशपांडे, जो इनके बहुत महान उस समय के, जिन्होंने हर बुक लिखी है, उनकी बुक है, उनके पूरा उस समय के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर पूरी डिबेट है। उनका कहना था कि सिविल लॉ में, हिंदू सिविल लॉ के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए,
वो मनुस्मृति के आधार पर चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुने हुए लोगों की नहीं बदला है ना, लेकिन उसके एक बाद आप मिनट, लोगों ने एक बदल मिनट, दिया ना एक गुरदीप जी। फिर तो मेरे हिंदू जे- कोड बिल को चित्रा लेकर जी, भी चित्रा हिंदू जी, कोड चित्रा बिल को जी, लेकर एक बड़े चित्रा जी, हिंदूवादी जाके चित्रा जी, जवाहरलाल नेहरू के नहीं, सामने खड़े हो जाते हैं चित्रा जी, चुनाव लड़ने। जनता उनको चित्रा हरा जी, देती है ना, नहीं, क्योंकि चित्रा जी, जनता मेरी को बात पूरी पसंद है होने आगे दीजिए। बढ़ना, बराबरी मेरी की बात बात- करना। जीते हाँ, हैं मेरी ना बात पूरी जवाहरलाल होने दीजिए। नेहरू। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, आपने संगीत जी को पूरा सुना, मैंने भी नहीं टोका, आपने भी नहीं टोका, मैं तो पूरी बोल दूं, मैं बोले तो कोई बोले गुस्सा नहीं कर रहा हूं। बोले बोले बिल्कुल आपने ठीक बोला कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी आरएसएस और हिंदू महासभा के कंबाइंड कैंडिडेट थे। हाँ, वो नेहरू जी के खिलाफ पहला चुनाव लड़े, इसी इश्यू पे लड़े। नेहरू जी ने कहा नहीं, महिलाओं को तलाक का अधिकार होना चाहिए, एक ही शादी होनी चाहिए। महिलाओं को नेहरू जी नहीं, ने- हिंदू महिला उसमें जोड़ लीजिए हिंदू सर। महिलाओं हाँ, को, हिंदू महिलाओं को जी। वो क्यों बोला उसकी भी वजह बताता हूं। हाँ। और इस मुद्दे पर चुनाव लड़े और वो जीते। आज आरएसएस बड़े महिला की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उस समय नहीं करते थे। दूसरी बात, उस वक्त 3 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर ने इस मुद्दे को रिजॉल्व किया था। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर पार्लियामेंट चाहे तो इस पे कानून बना सकती है, लेकिन आज की तारीख में हम इसको जो करेंगे वॉलंटरी करेंगे, इसलिए स्पेशल मैरिजेस एक्ट बना इस देश के अंदर। तो इसके मैंने पहले बोला कि धारा 44 के अंदर समान नागरिक संहिता है, नंबर 2। मैंने दूसरी बात बोली, बीजेपी कहती है कुछ, सरकार कहती है कुछ। मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर जो बोला वो अलग बात है, और जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपके डिबेट में बोलते हैं वो अलग है। हाँ। मेरी सिंपल सी बात है, कानून संगीत तो जी लेकिन से- वो उधर ही बनेगा नहीं, ना। मेरा तो अब सिंपल सी संसद में बात जब है। कानून बनेगा जो तो वो कहीं उन्होंने भी इधर उधर सुप्रीम जो भी कोर्ट- बोलते रहे चित्रा वहां जी, पर तो एक ही सिंपल लाइन सी बोलनी बात है। होगी उनको। नहीं, अगर इसको सीधी लेकर बात है। सरकार आगे बढ़ेगी 370 बिल्कुल, को मेरा ये लेकर कहना जो है। भी बोलती मेरे- हो, लेकिन मेरा संसद से कहना जब वो है। प्रस्ताव पास हुआ, चित्रा आगे जी, बढ़ा, तब तो एक ही चित्रा लाइन थी ना जी। हाँ, मेरा सीधा सा कहना है कि जो आ रही हूँ गर्भ जी, उन्होंने बस संगीत कोर्ट जी में कुछ कहना। बोला है हाँ। उसका ड्राफ्ट पब्लिक के अंदर लेके आए। क्या दिक्कत है ड्राफ्ट लेकर आने में? ये तो अच्छी बात होगी ना, ये तो अच्छी बात होगी ना संगीत जी, अगर लेकर आएगी ड्राफ्ट मैं सरकार बस तो। तीन बातें कहना चाहूंगा। एक बिल्कुल बात ड्राफ्ट और, संगीत जी एक बात और, जो आपने बिल्कुल असत्य बोला कि राजीव गांधी ने बोला कि बाइबल के अनुसार देश चलाएंगे, कृपया ऐसी बातें मत किया कीजिए। व्हाट्सएप की जानकारी देश को मत दीजिए। व्हाट्सएप का नहीं देखिए है, देखिए ये इंडिया टुडे, छोड़ दीजिए। इंडिया टुडे, मैं इसके आगे इंडिया टुडे अरे मैं में इसके आगे स्टोरी नहीं जा छपी रहा थी सर। हूं, मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी कही जाती हैं जो सत्य नहीं है। देश के संदर्भ में ये छपी है, बात पर्टिकुलर कुछ हिस्से के संदर्भ में, ये पर्टिकुलर हिस्से के बारे में कही थी, पर्टिकुलर हिस्से के बारे पार्टी, में। हाँ, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने जिसको संविधान दिया वो आप सबके सामने है, मैं अपनी बात और कर लूं उसके सर, मेरा अंदर समय कांग्रेस मत की प्लीज। फिलॉसफी है, कांग्रेस के नेताओं की फिलॉसफी है। ठीक है। मेरा केवल ये देखिए, कहना है ठीक है। कि ड्राफ्ट लाइए, देश ड्राफ्ट के आगे लेकर आइए। जो आप बिल्कुल। और ड्राफ्ट नहीं ला रहे हैं, इसलिए आपने चेयरमैन 2 साल से लॉ कमीशन का नहीं बनाया। ड्राफ्ट जिसको नहीं ला रहे बनाना हैं तो है। मन में क्यों कुछ नहीं? चोट क्यों तो नहीं आप कर है, रहे हैं? अंदर कुछ छुपा हुआ। देखिए, आप मुद्दा उठा रहे किसी हैं, एक वर्ग को लेकिन परेशान मुद्दा तो नहीं को करेंगे, ड्राफ्ट conclusion नहीं तक लेकर आ रहे हैं। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, ये गौरव भाटिया इसका बेहतर उत्तर दे सकते हैं। ड्राफ्ट लाना चाहिए और उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन मैं इनको एक चीज करेक्ट कर दूं। हिंदू महासभा का और हिंदू संगठनों का, इंक्लूडिंग डॉक्टर राजेंद्र बाबू का, विरोध इस बात का था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ था, ये पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हुआ था। विचार विमर्श करने में आप नेहरू जी के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दोनों के बीच में जो लेटर एक्सचेंज हुआ है उसको भी आप पढ़िएगा। मैं प्लीज, आपने बोला है, मुझे बोल लेने दीजिए। उसमें उन्होंने कहा था कि इसको जब एक पॉपुलर संसद चुन करके आएगी तब इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए तत्काल। तब नेहरू जी का था, दुनिया वाले हम पर क्या कहेंगे। नेहरू को इसकी चिंता नहीं थी, नेहरू जी को इसकी चिंता नहीं थी कि महिलाओं को अधिकार मिले। नेहरू जी को इस बात की चिंता यह थी कि हमने हिंदू कोड बिल पास नहीं किया तो दुनिया वाले विदेशी लोग क्या कहते हैं, वो बाहर की इमेज से ज्यादा डर रहे थे। अरे लेकिन अच्छा किया ना हिंदू कोड बिल लाकर, इस पर तो आप उनकी तारीफ करेंगे ना, इस पर तो संगीत रागी जी आपको तारीफ करनी चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सुधार, लेकिन उसी समय हिंदू महिलाओं को तो नेहरू जी ने ताकत देने का काम किया। उसी समय नहीं, बस एक बहुत छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूँ, छोटी सी टिप्पणी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आज मुस्लिम समाज विविधता की बात कर रहा है कि आप विविधता को खत्म मत कीजिए।
उसी समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो आपने सरिया लॉ लाया है ये तो कोडिफाइड 1937 में हुआ है। आप जो मुस्लिम जो है वो महाराष्ट्र के जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, जो केरला के मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, उन सबको आपने एक ही खांचे में डाल दिया है। तो विविधता तो आप यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ आप ला रहे हैं तो इसमें आप विविधता तो खुद ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी तो विविधता की बात कही गई है ना। देखिए अलग दक्षिण भारत में वहां पर क्या है, सगी भांजी से मामा शादी कर सकता है, बिल्कुल। उत्तर भारत में लागू नहीं होता है। तो ये जो परंपराएं सालों से चली आ रही है उसको कैसे तोड़ेंगे, समझाकर लोगों को आप। देखिए यहाँ देखिए मैं आपको गौरव जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसमें गलतफहमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की प्रथाओं में एंटर करना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा नहीं है, इसलिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए ये चीजों को लेकर के। ये इस पर नहीं ये कर रहा है ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ऐसी मान्यताओं के पीछे नहीं जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप शादी एक करें, आप जो है एडॉप्शन का रूल एक होगा, एडॉप्शन का रूल में महिला पुरुष सब पर बराबर का लागू होगा। रिचुअल्स और जो आपकी जल्दी से 2 लाइन में गौरव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं और शोएब जी संगीत जी को मैं न्योता देता हूं। आप अगले किसी शो में जो हिंदू महासभा आरएसएस ने पर्चे बांटे थे 1952 के चुनाव में इस इशू पे, वो मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आप लोग विधवा रीमैरिज के खिलाफ थे, किस तरह से आप तलाक के अधिकार की महिलाओं के खिलाफ थे, आप महिलाओं को उत्तराधिकार के खिलाफ थे, आप बहु विवाह के पक्ष में थे। ये आपके उस समय के चुनावी पर्चे छपे हुए हैं, करते हैं आर्काइव का हिस्सा है। जिसके राम आदर्श हो वो बहु विवाह। दूसरी बात मैं पहली बार आपसे सहमत होकर बात कह रहा हूं संगीत जी, जो आप बात कह रहे हैं, सिर्फ मेरे ये कहना है इन बातों के लिए ड्राफ्ट पेश कीजिए। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे। वो बार बार ड्राफ्ट मांग रहे हैं आपसे। गौरव भाटिया जी ड्राफ्ट दीजिए, दे दीजिए ड्राफ्ट, पढ़ लेंगे सब लोग क्या लिखा हुआ है, क्या है तैयारी सरकार की। चित्रा जी अब देखिए कितने दोहरे मापदंड हैं। हम लोग आपकी चर्चा में आते हैं और किसी बड़ी भूल के बारे में, जैसे नेहरू जी ने भारत की जो भूमि थी वो चीन को दे दी, कुछ नहीं कर पाए, हम लोग बात उठाते कहते कहां आप नेहरू जी पे चले जाते हैं। आज की कांग्रेस हिंदू महासभा के पत्र दिखा रही है जो मुझे नहीं पता कौन से हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती है, सरकार कुछ बोलती है ना। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बड़ी सार्वजनिक एक राय ली गई और उसके बाद उसको लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सबको साथ में लेके चलने का हमारा एक फैसला है। लेकिन दुख की बात क्या है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, राहुल गांधी कुछ बोलते नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, उनके मुंह में दही जम जाती है, स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये लोग कहते हैं नहीं, न्यायालय जो कह रहा है गलत कह रहा है, इनका स्टेट यूनिट, ये क्या बीच में नहीं, अपनी बारी में अभी शांत हो जाइए। सप्पल जी आप सुप्रीम कोर्ट दे दीजिएगा, मैंने सवाल हम जो सवाल पूछ रहे हैं प्लीज, अच्छा नहीं लगता। मैं तैयार हूं, चित्रा जी मुझे वक्त दे देंगे, मैं तैयार हूं। देखिए इनकी चुप्पी की एक वजह है चित्रा जी, जो देश सुधार दे लेकिन इनके वोट बैंक को कहीं सेंध लग जाए क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। तो सबसे आसान राजनीति क्या है कि उस पर कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो, चाहे जितना भी खराब जो है देश का हो जाए। आपने एक बात और उठाई चित्रा जी, आपने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारे संविधान के सामने क्या है? कहां राजा भोज, कहां गंगू है? आप बताइए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालय में कहता है ट्रिपल तलाक को खत्म मत करो, क्योंकि मुस्लिम महिला जो है इनमें सोचने की शक्ति कम है, और अगर ये खत्म हुआ तो जो मुसलमान मर्द हैं वो महिलाओं को जान से मार देंगे। ऐसी संस्था की क्या जरूरत है भारत में जो महिलाओं को कम समझती है, और संविधान एक अधिकार महिलाओं को देना चाहता है और ये धर्म के चश्मे से उसे खींचना चाहता है। ठीक है, शोएब जमाई आपके पास आते हुए, अब गौरव भाटिया जी ने जो बात कही है वो सही है ना, कि जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात हो, आधुनिक समाज बनाने की बात हो। ठीक है सफल साहब, आप बोल लीजिए, उसके बाद सवाल दरअसल उनसे था, बोल लीजिए सफल साहब। हाँ, बहुत छोटे में गौरव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं मालूम पर्चे क्या थे 1952, नहीं मालूम होगा। आप आ रही हूँ आप हाल ही में समाजवादी पार्टी से आए हैं, शायद इतिहास नहीं पता, मैं बताता हूँ। हिंदू महासभा पब्लिकेशन पढ़िए, हिंदू आउटलुक फ्रॉम 1941। अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं पता राहुल गांधी इटली से कब आए। देखिए बेकार की चित्रा जी, आपको टोकना चाहिए। ये उत्तर है शाहबानो जजमेंट का,
शाहबानो जजमेंट का उत्तर है ये? नहीं, एक मिनट, जब आपने फालतू बात करी तब मैंने टोका। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शाहबानो का। अब आप शाहबानो में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूसीसी लागू करो। मैं नहीं सुनूंगा। जब आपने बदतमीजी स्टार्ट करी तो आपको आप ही के अंदाज में जवाब दूंगा। मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी अभी बाहर है देश से, वो क्या चिंता करेंगे? आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं क्योंकि आपके पास व्यक्तिगत टिप्पणी की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस तरह की डिबेट में। राहुल गांधी पीटना खाए और यूसीसी उनको पता नहीं है बीजेपी के लिए। मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा। गलत बात आप करेंगे तो इसीलिए मैंने टोका। नहीं बोलेंगे आप लोग हर चर्चा का स्तर गिराते हैं आके, मुद्दे की बात पे और जो कोको चैनल देखने वाला राहुल गांधी है उससे आप एक सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अरे सुनिए तो मेरे भाई, ताकि लोकसभा में सीटें कितनी है? 10 साल साथ चल रहा है। जो ये कहता है गरीबी एक मानसिकता है, तो राहुल गांधी कहा है। आपको नहीं पता। मैंने आपसे सवाल पूछा, शाहबानो में आप एक तलाकशुदा महिला का हक क्यों छीने? बताइए, बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी रोहिंग्या पे क्यों नहीं बोलते? बताइए। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उसके पहले जल्दी से अपनी बात। ठीक है गौरव, देखिए सपा साहब प्लीज, और सभी से गुजारिश है कि व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए इस तरह की डिबेट में। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मोदी सरकार बोल रही है कंसल्टेशन करेंगे। बीजेपी कह रही है कि आप राज्य में लागू कीजिए। मैं कह रहा हूं जो आपकी सरकार कह रही है वो आपकी पार्टी भी कहे, बस मैं इतना कह रहा हूं। ठीक है शोएब जमाई, अब सीधे आपके पास आते हैं। चला लीजिए, प्रशांत किशोर से पूछ के कांग्रेस चल रही है, बता रहे कैसे चलेगी सरकार। शोएब जमाई जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर गौरव भाटिया ने कुछ गंभीर सवाल पूछे थे कि जब 3 तलाक की बात आती है तो किस तरह की टिप्पणी की जाती है, जब समान नागरिक संहिता की वकालत की जाती है फिर आप लोग आ जाते हैं एक भ्रम की स्थिति लेकर। तो अगर जो मुस्लिम समाज है अगर बार बार इस तरह के सवाल रेज करते रहेंगे आप लोग, तो क्या एक ऐसा वातावरण नहीं बनेगा कि जैसे समान नागरिक संहिता अगर आ जाएगा तो उससे अधिकार कम हो जाएंगे मुसलमानों के? वही बनाने की कोशिश है ना, जबकि ये लागू हर धर्म पर हो रहा है। जितना मुसलमान पर उतना हिंदू पर, उतना क्रिश्चियन पर, उतना बाकी लोगों पर। चित्रा जी, एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछ रहा हूँ। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में महिलाओं के अधिकार और यूसीसी के तहत महिलाओं के अधिकार की बात है। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में मुस्लिम महिला को अपने वालिद यानी बाप की प्रॉपर्टी में 1/3 हिस्सा मिलता है। अरे संविधान की बात कर लो। और वो हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा नहीं है। क्या यूसीसी के मिलना चाहिए? पिता की संपत्ति में होनी चाहिए बच्चों की। ये इस बात को लेकर फैसला भी हुआ है। इस बात को लेकर फैसला हो चुका है। शोएब जमाई जी, आपके पास जानकारी की कमी है। अगर कोई महिला अपने पिता की संपत्ति में दावा करते है तो उसको देना पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत पहले हो चुका है ना शोएब जमाई जी? चित्रा जी, ठीक है, कांग्रेस की एक लाइन में गौरव भाटिया जी, एक लाइन में सरकार ने कर दिया था। एक लाइन में गौरव सरकार ने कर दिया था। देखिए चित्रा जी, इनको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है कि हिंदू धर्म में कानून में बदलाव भी हो गया है और जितना एक पुत्र को संपत्ति का अधिकार है उतना ही अधिकार एक बेटी को भी है। मुझे पता है कि कम से कम आज ये नई बातें आप इस डिबेट से सुनकर जा रहे होंगे, है ना सर? थोड़ा सा आप अपडेट रहा करें और नेशनल चैनल पर बढ़कर आधी अधूरी बात करेंगे तो कैसे चलेगा जमीन साहब? ठीक है, समान नागरिक संहिता के वक्त की जरूरत है। बीजेपी की तमाम राज्य सरकारों की ओर से इसको लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कह दिया गया है कि राम मंदिर 370 के बाद अब जरूरत आकर पड़ी है समान नागरिक संहिता की। वैसे आपको यह भी बताते चले 1989 में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था। इसको लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, क्या होगा इस पर फैसला, और मुस्लिम समुदाय के इस बात को लेकर जो सवाल हैं क्या उनको एड्रेस किया जाएगा और एक समान राय यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।